तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लाउड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। किसी भी आईटी इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो आईटी इंडस्ट्री आपको दो टाइप से मार्केट में देखने को मिलती है। एक होती है प्रोडक्ट बेस और एक होती है सर्विस बेस। ठीक है। ऐसे तो इनके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं मेन मेन पॉइंट आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट बेस मतलब आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है। प्रोडक्ट में कोई गैजेट मत समझो, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है। सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। अब सॉफ्टवेयर भी एक काइंड ऑफ एक प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखें तो आप पर्सनल लाइफ के हर एक काम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं। तो दो टाइप की कंपनी आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी, एक प्रोडक्ट बेस और एक सर्विस बेस। बस प्रोडक्ट बेस मतलब आप कोई ना कोई आपकी कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, और सर्विस बेस मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वो किसी से सपोर्ट्स ले रहे हैं, और सपोर्ट्स देने वाला कौन हो जाता है? सर्विस बेस्ड कंपनी हो जाती है। जैसे अगर किसी कंपनी में बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर बन रहा है और सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर को लोग सेल करते हैं, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो डेवलपमेंट रिसोर्सेज की नीड होती है, सॉफ्टवेयर बनने के बाद कस्टमर को डिलीवर करने के लिए जो उनके स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, उनमें जो रिसोर्सेस लगते हैं, उनमें वो कंपनी किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। पहले क्या होता था कि सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर रहे हो, इन सब काम को करने के लिए सब कुछ लोकल होता था। लोकल आपको इंफ्रा सेटअप करना पड़ता था, लोकली सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन करना पड़ता था, सब कुछ लोकल होता था, लाइक ऑन प्रोमाइसिस काइंड ऑफ। बट इनमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आता था। कंपनी का अपफ्रंट कॉस्ट आना है, देन उसके बाद हाई मैन पावर आपको हायर करनी पड़ती थी, क्योंकि सब कुछ फिजिकल है। तो मैन पावर ज्यादा लगती थी, मेंटेनेंस कॉस्ट आपका ज्यादा था, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपका ज्यादा जा रहा है। उसके बाद कूलिंग सिस्टम के भी कॉस्ट आपकी जाने, सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस के भी जाने, फायरवॉल, एन नंबर ऑफ चीजें की नीड पड़ती। अब क्या हो गया कि कंपनी पे एज अ गो मॉडल यूज करना ज्यादा पसंद करती है। पे एज यू गो का मतलब होता है जितना आपको यूज करना है आप उतना ही पे कर रहे हो, उससे ज्यादा आपको पे करने की नीड नहीं है। तो क्लाउड को प्रिफर करती है कंपनियां, क्योंकि क्लाउड पे क्या होता है कि आपको अपफ्रंट कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको मेंटेनेंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर डैमेज की प्रॉब्लम की टेंशन नहीं है, सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है, कूलिंग सिस्टम की टेंशन नहीं है। आप जस्ट लाइक पे एज यू गो टाइप से चल रहे हो, जितना आप यूज करोगे उतना आप पेमेंट दे रहे हो, दैट्स इट। तो इसलिए मोस्टली क्या, सारी की सारी कंपनियां मूव कर रही है क्लाउड के साइड। और जिनके नए सेटअप्स हैं, जिनकी स्टार्टअप कंपनियां हैं, या फिर उनके नए प्रोजेक्ट्स हैं, या प्रोजेक्ट्स उनको रिन्यू करना पड़ रहा है, तो जब भी कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रिन्यू करना पड़ता है तो अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर देते हैं कि आप क्लाउड के साइड मूव कर जाएं। या कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो शुरू में ही सजेशन दे दिया जाता है कि आप क्लाउड के साइड सेटअप करें, क्योंकि बेनिफिट्स होगा, कम मैन पावर लगेगी, कम रिसोर्सेस लगेंगे, मेंटेनेंस की टेंशन नहीं है, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी पहले से। तो लगभग लगभग आप ऐसा समझे कि कोई भी बंदा आईटी में अगर जॉब करना चाहता है, डेवऑप्स में जॉब करना चाहता है, या किसी भी प्रोफाइल में मूव करना चाहता है, अगर वो डेवलपर भी है तो भी उसकी स्किल्स में सबसे पहले क्लाउड उसकी स्किल्स में आज के टाइम पे आना चाहिए, और बेस बन गया ही प्रकार से। फिर उसके बाद आप, आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी टेक्नोलॉजी आती है, डजन मैटर। आप अगर कहते हो कि मेरे को जेनकिंस पे अच्छा मेरा हाथ साफ है, मेरा क्यूबरनेटिस पे अच्छा हाथ साफ है, मेरा डॉकर पे अच्छा क्लियर है, प्रोमेथियस ग्राफाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, राइट, मुझे एनसिबल बहुत अच्छे से आता है, मुझे ओपन से बहुत से अच्छे से, मुझे पाइथन बहुत अच्छे से आता है, ये सब अच्छी बात है, लेकिन जो बेस है ना, वो इंफ्रा है, क्लाउड है। ठीक है। तो हर कंपनी बोलती है कि चलो ये सब तो आता है, बट आपके पास क्लाउड में क्या आता है, बस क्लाउड में क्या नॉलेज। देखो, पहले
इंफ्रा की नॉलेज उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती थी आपकी प्रोफाइल के अंदर, क्योंकि इंफ्रा लोकल लगता था। लोकल जब इंफ्रा लगता था तो एक अलग ही डिपार्टमेंट था, एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता था इंफ्रा लगाने का। लेकिन क्लाउड पे आने के बाद क्या है कि इंफ्रा उतना बड़ा टास्क रहा नहीं अब। ठीक है, क्योंकि विद इन अ डे आप सेटअप कर लेते हो, तो कंपनी की एक डिमांड हो चुकी है कि ठीक है भाई, एटलीस्ट किसी ऐसे बंदे को, हम जिस भी बंदे को हम अपनी कंपनी में हायर कर रहे हैं, एटलीस्ट उसे इंफ्रा की एक नॉलेज होनी चाहिए क्लाउड को लेके। फिर वो चाहे उसे एडब्ल्यूएस क्लाउड से आ रहा हो या कोई ना कोई एक क्लाउड से आता हो, क्योंकि एक क्लाउड से अगर आपको आता है तो सारे क्लाउड सिमिलर होते हैं, बस आपको जाके थोड़ा सा लाइक प्लेटफॉर्म समझना होता है बस। तो बस कंपनी की यही डिमांड होती है कि बंदे को अगर एक क्लाउड भी आता है, तो अगर हमारे पास दूसरा क्लाउड यूज हो रहा है, लाइक अगर बंदे ने AWS आता है और हमारे इन्वायरमेंट में गूगल यूज हो रहा है या फिर एजोर यूज हो रहा है, तो उनका माइंड क्लियर होता है कि ठीक है, बंदे को एक क्लाउड आता है तो दूसरे क्लाउड को बस अंडरस्टैंड करना है, वो कर ले। लेकिन अगर बंदे को एक भी क्लाउड नहीं आता तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाती है कंपनी के साथ। तो आपके इंटरव्यू में, नई जॉब लेने में, एग्जिस्टिंग जॉब को स्विच करने में बहुत हेल्प करता है क्लाउड। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? यस सर। किसी को डाउट है? आकाश, फायजा, क्लियर सर। नहीं। क्लियर है ना? जी। राइट। तो मस्ट रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक। वैसे ही जैसे कि लाइक IT इंडस्ट्री में आज के टाइम पे वर्क करने के लिए क्लाउड एक फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट हो गया कि बंदे को पता ही होना चाहिए। राइट, एक मिनट जस्ट होल्ड कर। चलो चलो, तो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? हाँ जी। हाँ, तो सबसे जो फर्स्ट काम होता है ना कंपनी का, वो होता है कि आपको इंफ्रा सेटअप करना आना चाहिए। और इंफ्रा सेटअप के लिए जो सबसे पहला स्टेप्स होता है वो आपका होता है VPC। सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? VPC। VPC का नाम सुना है आप सब लोगों ने? यस। जी। VPC स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला कि आप लोगों को पता है कि व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, और अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट इज AWS, जैसे क्लाउड प्रोवाइडर। व्हाट इज VPC, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके साथ। और क्लाउड AWS को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको ये तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज AWS, व्हाट इज VPC। कौन बताएगा आप में से? इट्स वर्चुअल प्राइवेट आपका कंपनी। आपका अपना नेटवर्क होता है। आप खुद अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। AWS जो है वो एक वेंडर है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। देखो, अगर हम क्लाउड AWS की बात करें तो AWS क्या है कि amazon कंपनी की एक AWS amazon कंपनी का एक सब कंपनी है। ठीक है, सब कंपनी मींस जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि टाटा ग्रुप के पास सब कंपनी होता है, जैसे TCS हो गई, राइट, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा इंश्योरेंस हो गया। तो वैसे ही amazon का एक सब कंपनी है AWS, स्टैंड फॉर amazon वेब सर्विस। वेब मतलब आप सब समझते हो, वेबसाइट। तो इन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसका नाम इन्होंने AWS रखा, amazon वेब सर्विस, कि हम सर्विसेज दे रहे हैं वेब के थ्रू। अब सर्विसेज किस चीज का दे रहे हैं? क्योंकि वेब सर्विसेज में तो बहुत सारी चीज आ जाती है। तो ये आपको कंप्यूट रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? कंप्यूट रिसोर्सेस।
अब कंप्यूट रिसोर्सेस का मतलब लाइक, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंपनी के लिए आपको डेटा सेंटर तैयार करके देना है, तो एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस की नीड पड़ती है। सबसे पहले आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि डेटा सेंटर हम किस पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, एक कंपनी का छोटा सा प्रोजेक्ट एग्जांपल लेता हूँ कि उन उस कंपनी के 1000 एम्प्लॉई है या 2000 एम्प्लॉई है। अब वो कंपनी ऐसा चाहती है कि कोई भी एम्प्लॉय जब भी ऑफिस पे आए तो उनको हम एक कार्ड देना चाहते हैं, उसको एक्सेस कार्ड रहेगा हमारा, ठीक है। और जैसे ही वो ऑफिस के गेट के अंदर एंटर करेंगे तो अपना एक्सेस कार्ड जब लगाएंगे तो उनका गेट ओपन होगा, और एक्सेस कार्ड लगाते ही उनकी पंचिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और जिस दिन वो नहीं आएंगे उस दिन एक्सेस कार्ड यूज नहीं करेंगे तो उनका अपसेंट है, ठीक है। कोई बंदा कंपनी से रिजाइन करके जाता है तो उस एक्सेस कार्ड को ब्लॉक करना, या एक्सेस कार्ड लाइक एक सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करना चाहता है। तो मतलब 1000 2000 लोगों का डेटा उन्हें मेंटेन करना है, और साथ में एक्सेस कार्ड की ट्रैकिंग भी उन्हें चेक करना है कि एक्सेस कार्ड में एक की सिस्टम है, वो एक्सेस कार्ड जहां जहां मूव हो रहा है उन्हें पता भी लग जाता है कि एक्सेस कार्ड इस टाइम पर यहाँ पर, ठीक है। तो डेफिनेटली कि वो डेटा भी जनरेट करेगा तो डेटा भी स्टोर करेंगे। फिर उन्होंने एक फैसिलिटी आपको और दी कि आपका अगर एक्सेस कार्ड ब्लॉक होता है तो उन्होंने एक छोटा सा ऐप भी बनाया, वेबसाइट भी बनाई कि आप वहां पे जाके अपना एक्सेस कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल के एक्टिवेट लाइक काइंड ऑफ कर सकते हो। तो ये क्लाइंट का आपके पास प्रोजेक्ट आया कि ऐसा कुछ करना है, तो डेफिनेटली कि आपको पहले उसकी एप्लीकेशंस डेवलपमेंट करनी होगी, ठीक है, उसका डेटा सेंटर प्लानिंग करनी होगी। तो उसके लिए आपको पहले सर्वर्स चाहिए, नेटवर्क चाहिए, फायरवॉल चाहिए, स्विच चाहिए, राउटर्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। फिर आप सॉफ्टवेयर आपको डेवलपमेंट कराने हैं अपने डेवलपर्स के थ्रू, वेबसाइट डिजाइनिंग करानी है, डेटाबेस की प्लानिंग करनी है, स्टोरेज चाहिए। फिर उनको उन सारी चीजों, उन डेटा को स्टोर जहां पे करोगे उनको सिक्योर रखने के लिए सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस चाहिए, फायरवॉल्स चाहिए। आपके नेटवर्क पे लोड ज्यादा ना हो तो लोड मेंटेनेंस टेक्नोलॉजीज आपको चाहिए, लाइक लोड बैलेंसर्स, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको लगाने में जो जो रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, एडब्ल्यूएस आपको कहता है कि हम आपको सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। सारे रिसोर्सेस मतलब डेटा सेंटर लगाने में जो जो रिसोर्सेस की नीड पड़ती थी लोगों को, हम वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। मतलब राउटर्स भी देंगे, फायरवॉल्स भी देंगे, स्विच भी देंगे, कंप्यूटर्स भी देंगे, डीएनएस भी देंगे, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये है एडब्ल्यूएस, अमेजन वेब सर्विस, आपको सारी चीजें मिलती हैं। इसीलिए हर कंपनी अपना सेटअप करने के लिए एडब्ल्यूएस से रिसोर्सेस लेकर और वहां सेटअप करते हैं। अब एडब्ल्यूएस कहता है कि मैं आपको रिसोर्सेज दे रहा हूँ, सेटअप आप अपने मैन पावर से करवा लें। अगर आप सेटअप हमारे मैन पावर से कराओगे तो हम ये भी करके देंगे, पर लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्ज। और इन्होंने कहा कि हमारी जो ये वेब सर्विस है ये ठीक उस तरीके से आपको मिलेगी, इसकी अवेलेबिलिटी उस तरीके से रहेगी जिस तरीके से आपको इस वर्ल्ड में बादल मिलता है। बादल, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं आपको बादल मिलेगा, बादल दिखाई देगा, राइट। तो इन्होंने बादल से इंस्पायर होके आपको कमिटमेंट किया कि हम अपनी रिसोर्स वेब सर्विस
जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरीके से प्रोवाइड करेंगे जिस तरीके से आपको बादल मिलता है। इसीलिए इसका पेरेंट नाम इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग रखा। क्या रखा? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मीन्स बादल, कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर के रिसोर्सेस, कंप्यूटर। समझ आ गई बात? जी सर। सबको क्लियर है? जी। हाँ जी। कंप्यूटर के रिसोर्सेस। तो इन्होंने अपना ये जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, ये 2006 से स्टार्ट किया था। 6 में इन्होंने स्टार्टअप किया था, और मार्केट जो कैप्चर पकड़ा पकड़ा था उन्होंने, ये 2012, 13, 14, 15 में अच्छे से मार्केट पकड़ लिया था। जब इन्होंने स्टार्टअप किया था तब तो आपको डेटा सेंटर बनाने के उतने रिसोर्सेज ये नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, क्योंकि रिसोर्सेज देने के लिए इनको भी बैकएंड में रिसोर्सेस लगाने पड़ते हैं, राइट। लेकिन आज के टाइम पे ये ईच एंड एवरी रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं जो डेटा सेंटर बनाने में नीड पड़ती है। जैसे लोगों ने आके बोला कि आप सर्टिफिकेट दे रहे हो क्या, आप कंटेनर की सर्विस दे रहे हो क्या, आप CI/CD की सर्विस दे रहे हो क्या, आप कोड कमिट की सर्विस दे रहे हो क्या, कोड बिल्ड की दे रहे हो क्या, आप मॉनिटरिंग की सर्विसेज दे पा रहे हो क्या, आप AI की सर्विस दे रहे हो क्या, आप ब्लॉकचेन दे रहे हो क्या। तो अब इन्होंने लगभग सब कुछ देना स्टार्ट कर दिया। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आके आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको विद इन आवर्स फ्यू क्लिक करना है और रिसोर्सेस आपको बना के रेडी कर हो जाता है। जितना रिसोर्सेस आप यूज करोगे उसका आपको पेमेंट देना होता है, बस दैट्स इट। तो ये हुआ उनका AWS। और VPC की अगर हम बात करें, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो ये कहते हैं कि मैं जो बस ऑर्डर रिसोर्सेस। हुआ 5,500 में। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ सर? नहीं, हमारे से यहाँ पे कोई नहीं आवाज। ठीक है। तो VPC मीन्स वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो इन्होंने बोला है, VPC जो टर्म्स इन्होंने लाके दिया, इन्होंने कहा कि कोई भी कस्टमर अगर हमसे रिसोर्सेस लेता है तो रिसोर्सेस लेने से पहले अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर ले, राइट। तो उससे आप अपने आप को एक प्राइवेट प्लेस पे रख सकते। तो ये रिकमेंड करते हैं कि आप क्या करें, बाउंड्री क्रिएट करें और अपनी बाउंड्री के अंदर सारे रिसोर्सेस लें और सारे डेटा सेंटर आप तैयार करें, तो जिससे कि आपका अपना एक डेडिकेट रहेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपका अपना खुद का डेडिकेशन आपने सेटअप किया है। कोई दूसरा कस्टमर आके अपना अपना अलग बाउंड्री ले लेगा, अगला कस्टमर अपना अलग बाउंड्री लेगा और अपने हिसाब से वो डिजाइनिंग प्लानिंग कर सकता है। तो ये उन्होंने VPC टर्म्स लॉन्च किया है। ठीक है। बिना VPC के आप रिसोर्सेस नहीं बना सकते हो। बिना VPC के रिसोर्सेस बनाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है। कस्टमर को डेडिकेशन नहीं दे पाएंगे, कस्टमर को आइसोलेट नहीं कर पाएंगे अगर बिना VPC के अगर रिसोर्सेस आप क्रिएट करो। हालांकि आपको ये बोलते हैं कि अगर आपको VPC सेटअप करना नहीं आता तो हम एक डिफॉल्ट VPC हर यूजर के अकाउंट में प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपना डिफॉल्ट VPC यूज कर लो। ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि अपना नेटवर्क सेटअप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि आपको अपना कस्टम VPC किस तरीके से सेटअप किया जाता है। तो आप ऐसे समझे कि AWS में आप जाओगे तो सबसे पहले अपना VPC सेटअप करोगे, और अपनी VPC सेटअप करने के बाद उसके अंदर आप पूरा का पूरा इन्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट करोगे, उसी के अंदर आप पूरा डेटा सेंटर लगाओगे। तो पहले क्या होता था कि आप अपना डेटा सेंटर सब कुछ फिजिकल तैयार करते थे, फिजिकली आइसोलेट होता था, लेकिन आज आपका डेटा सेंटर वर्चुअली आइसोलेट होगा। ठीक है। क्या होगा? वर्चुअली आइसोलेट।
डेटा सेंटर के परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं है, परफॉर्मेंस आज भी वैसे ही है, बल्कि और ज्यादा बेटर है। डेटा सेंटर का वर्किंग स्टाइल आज भी वही है। डेटा सेंटर का सेटअप करने का जो प्रोसेस है आज भी लगभग लगभग वही है, बस पहले फिजिकल रिसोर्सेस होते थे, आज वर्चुअल रिसोर्सेस है। जो उनका वर्किंग का जो बेसिक फंडामेंटल है वो आज भी वही। आज भी वही राउटर्स हैं, वही स्विचेस हैं, वही राउटर्स उसी तरीके से काम कर रहा था, फायरवॉल उसी तरीके से काम कर रहा था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं। 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 ठीक है ना? तो आप सबके पास एडब्ल्यूएस का अकाउंट है? जी। हाँ, है। किसके पास हाँ, नहीं है? मेरे पास है। सबके पास है, तीनों के पास? सबके। जी जी। ठीक है। तो एडब्ल्यूएस आपको क्या कहता है कि आप एडब्ल्यूएस पे जाएं और अकाउंट सेटअप करें, और उसके बाद पेमेंट लिंक सेटअप करें, और देन उसके बाद रिसोर्सेस आप क्रिएट करना स्टार्ट करें। उससे पहले आप जब वीपीसी तैयार करेंगे, ठीक है, तो वीपीसी जब भी आप बनाएंगे तो वीपीसी बनाते टाइम आपको ना कुछ आईपी एड्रेस की नॉलेज आपके पास थोड़ी होनी चाहिए। कि वीपीसी जब आप बनाएंगे तो वीपीसी के अंदर कितने कंप्यूटर्स आप लगा सकते हैं, कितने राउटर्स आप लगाएंगे, कितने फायरवॉल्स आप लगाएंगे, तो उन सबको ना आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो वीपीसी लगाते टाइम ही आपको आईपी एड्रेस अटैच करना होता है, और आईपी एड्रेस की कैपेसिटी आपको पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि आपकी प्लानिंग ओवरऑल 100 आईपी एड्रेस की है और रिसोर्सेस लगाने आप बैठ गए तो आपको 200 आईपी की जरूरत पड़ गई। तो आप पहले ये कैलकुलेशन कर लें कि कितने कंप्यूटर्स लगेंगे, कितने राउटर्स, कितने स्विचेस, कितने ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आईपी एड्रेस की नीड पड़ेगी। तो आईपी एड्रेस की प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से करके बैठ जाए, और आईपी एड्रेस को कितने ग्रुप में रखने हैं, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग आप पहले से करके बैठ जाए। आईपी एड्रेस पता है आप सबको क्या होता है? हाँ, पता है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इसको? आईपी एड्रेस पता है आप सबको क्या होता है? हाँ, मुझे पता है। आईपी एड्रेस बताओ। सॉरी। क्या होता है आईपी एड्रेस? वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो हम्म। रेंज रहती है उसकी, जो डेडिकेशन, जो साइट्स हम ओपन करते हैं वो उस आईपी के हिसाब से डीएनएस लेता है। हम्म। मान लो कि गूगल है तो उसकी भी एक आईपी एड्रेस होती है। हम्म। और नेटवर्क, जो भी हम नेटवर्क इंस्टॉल करते हैं, जो राउटर्स, सबनेट है, उसकी भी अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन होती है। हम्म। ज्यादा नेटवर्किंग के बारे में मालूम नहीं है, मगर नॉर्मली आईपी एड्रेस एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिससे हर वेबसाइट्स उस हिसाब से वो पर्टिकुलर एक ही आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होती है। और कौन बताए? वो सर यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है जो हर एक डिवाइस को मतलब कनेक्टेड होता है ऐसा। हम्म। और कौन बताएगा?
जी देखो, आईपी एड्रेस जस्ट एक, आईपी एड्रेस को क्यों डिजाइन किया गया, क्योंकि जब आपके वर्ल्ड में कंप्यूटर आया, ठीक है, तो कंप्यूटर आने के बाद एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने की चर्चा चली। तो जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होने की चर्चा चली, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? सबसे पहले की कनेक्टिविटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी कैसे हो गई? केबल्स के थ्रू, फाइबर केबल के थ्रू कनेक्टिविटी हो गई, लैन केबल के थ्रू कनेक्टिविटी। लेकिन ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के पास जाना चाहता है, तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब बात करना चाहता है, तो इनके पास एक होता है फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस, जो कभी चेंज नहीं होता, और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस को बोलते हैं आईपी एड्रेस, और ये काम करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर। तो अगर ये इसको कोई डेटा भेजना चाहता है, तो इसका डेस्टिनेशन होता है ये कंप्यूटर। इसका डेस्टिनेशन क्या है? इसका मैक एड्रेस। ये इसको डेटा भेजना चाहता है, इसका डेस्टिनेशन क्या है? मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस। बट जब डेटा ट्रांसफर करेगा, जब डेटा ट्रांसफर करेगा, तो ये मैक एड्रेस तो फिजिकली होता है। ये डेटा ट्रांसफर किसके थ्रू कर रहा है? केबल के थ्रू, वायरिंग बिछी हुई है। तो वायर के थ्रू जब कर रहा है, तो प्रोटोकॉल कौन सा काम कर रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो उन्होंने क्या कंसेप्ट निकाला कि आईपी एड्रेस का कंसेप्ट निकाला। फिर आपको यहाँ एक आईपी डालो, यहाँ एक आईपी डालो, और इसकी, इसको भेजना है तो इसके लॉजिकल एड्रेस को डेटा दे दो, इसको भेजना है तो इसके लॉजिकल एड्रेस को दे दो। तो ये थी आईपी एड्रेस की प्लानिंग। तो आईपी एड्रेस क्या है? एक लॉजिकल एड्रेस जो चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। समझ गए बात को? हाँ जी। हाँ। यस। तो आईपी एड्रेस जब डिजाइन किया गया, तो फिर उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई, 0.0.0.0 से स्टार्ट हुई, और एंडिंग कहाँ पे जाके हुई? 255.255.255.255, यहाँ पे जाके इसकी एंडिंग है। अभी तो IPv6 भी इन्होंने आ चुका है मार्केट में, और IPv6 की समझ लो प्लानिंग इस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है कि वो कभी खत्म ही नहीं होने वाला, कई पीढ़ी तक। IPv4 को भी जब प्लान किया गया था, तो उसको भी इस तरीके से प्लानिंग की गई थी कि वो भी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वर्ल्ड में इंसान इतने आ गए कि एक इंसान दो दो चार चार मोबाइल यूज करता है, एक इंसान दो दो लैपटॉप यूज करता है, स्मार्ट वॉच यूज करता है, आईपैड यूज करता है। तो एक ही इंसान पांच छह आईपी लेके चल रहा है आज के टाइम। तो जब आईपी एड्रेस मार्केट में IPv4 बना था, तब तो इतना प्रेडिक्ट उन्होंने लोगों ने नहीं किया था कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी होगी कि एक इंसान पांच पांच आईपी लेके कैरी कर रहा होगा। लोगों को लगा कि हाँ, सिर्फ कंप्यूटर ही होगा और कंप्यूटर से ही सब कुछ चलेगा। बट आजकल तो सब कुछ बदल चुका है। लोग कंप्यूटर कैरी नहीं करते, आईपैड में ही सब कुछ हो जाता है। देखा होगा आपने, आईपैड में ही आपका कीबोर्ड लग जाता है, मोबाइल में ही आधे से ज्यादा काम हो जाता है। घर के अंदर स्मार्ट टीवी आ गया, कार के अंदर स्मार्ट डिस्प्ले आ गया जिसमें भी आईपी एड्रेस चाहिए। कैमरे आ गए, पता ही नहीं था कि कैमरा भी होगा मार्केट में, कैमरे को भी एक आईपी चाहिए। CCTV कैमरा, रोड कैमरे। तो जब आईपी एड्रेस IPv4 बनाया गया था, तो इसकी स्टार्टिंग रेंज यहाँ से और एंडिंग रेंज यहाँ है, तो ये टोटल आईपी इसके अंदर इतने आ रहे थे।
कौन बताएगा किसकी मैथ अच्छी है, ये कितनी कैलकुलेशन बन रही है? हाँ जी, कौन बताएगा? तो 4 बिलियन। 10 करोड़ से भी एस्टिमेट 4.3 बिलियन। कितना एस्टिमेट कितना आ रहा? 4.3 बिलियन। हालांकि इतने लोग हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड में कितने लोग हैं? पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की? अराउंड 3 बिलियन आई गेस। अब गूगल तो कर लो नहीं। वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन। 8 बिलियन। आईपी एड्रेस कितना है? माय आईपी एड्रेस इज हाफ। हाफ, राइट। तो जब आईपी एड्रेस मार्केट में लॉन्च किया गया तो 4.3 बिलियन और पॉपुलेशन 8 बिलियन है, तो आईपी एड्रेस खत्म होने लगा। तब मार्केट में